नमस्कार, जय हिंद, नमस्ते। सीएम फिजिक्स में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम ब्रेन मैप क्लास 12 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ का क्विक रिवीजन लेकर आए हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दोस्तों सारी चीजें पता है। हम आज क्विक रिवीजन करेंगे नीट और कुछ के नीट की एग्जाम्स के हिसाब से, बोर्ड की एग्जाम्स के हिसाब से, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता है किसे कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस। कोई सरफेस में से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट होती है तो उसे फ्लक्स कहा जाता है। सिंपल जा रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन वो किसी सरफेस के साथ बाउंडेड हो जाएगी तो हम उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, जिसका फार्मूला आपको अच्छी तरह से पता होगा। It is equals to the dot product of an area vector and electric field। यानी आपके पास में फार्मूला हो जाएगा फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, विच इज रिटन एज ए EA cos theta, where theta is an angle between area vector एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको अच्छी तरह से पता होगा कि एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। और cos थीटा होने के कारण आपको अच्छी तरह से पता है कि इसकी तीन सिचुएशन अराइजेस हो सकती है, जो कि यहाँ डायग्राम में बताया गया है कि फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई ए cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो थीटा की तीन पॉसिबिलिटी है कि इफ थीटा इज लेस देन 90 लेते हैं हम, थीटा इज लेस देन 90, तब उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। फाई इज कंसीडर एज ए पॉजिटिव। ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, ये कर्व सरफेस होने के कारण इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये थीटा आपका लेस देन 90 डिग्री आएगा तो फ्लक्स कंसीडर एज ए पॉजिटिव। यदि थीटा आपका 90 हो जाता है, एग्जैक्ट जो ये सेकंड डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है इस टाइप का, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल 90 होता है, तो फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 90 में आपका फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। देन फ्लक्स इज 0 व्हेन थीटा इज 90। फाई आपका कितना हो जाएगा? 0। थर्ड आपका हो जाएगा कि इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, जो थर्ड डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट हुआ है, कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होने के कारण थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होने के कारण आपके पास में फ्लक्स नेगेटिव आएगा। मतलब फ्लक्स इज पॉजिटिव व्हेन थीटा is less than 90, flux is 0 when the theta is 90, and negative flux when theta is greater than 90। तो यहां पर जो क्वेश्चंस आपको ट्विस्टेड एग्जाम में आ सकते हैं वो थीटा के बीच में आपको रोटेट कर सकते हैं। डायग्राम में केयरफुली रीड करिए कि ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात है जो यहां पर आपको अच्छी तरह से मेंटेन की गई है, और बिल्कुल खास ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं कि फॉर अ क्लोज सरफेस, कोई क्लोज सरफेस है, चाहे वो सिस्टमेटिक क्लोज हो, अनसिमेट्रिकली क्लोज हो, फॉर अ क्लोज सरफेस आउटवर्ड फ्लक्स टू बी पॉजिटिव। सरफेस से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है उसे पॉजिटिव लेना है, और इनवर्ड फ्लक्स टेकन एज ए नेगेटिव। इनवर्ड फ्लक्स को आपको नेगेटिव लेना है, जो यहां पर डायग्राम में बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन होना है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है, जब सरफेस से रिलेटेड हो जाएगी तो वो फ्लक्स हो जाएगा। तो इनवर्ड फ्लक्स जो आपका होगा वो इनवर्ड फ्लक्स कंसीडर एज ए फाई नेगेटिव। और जो सरफेस से बाहर आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फ्लक्स हो जाएगा, इट्स कंसीडर एज ए पॉजिटिव, फ्लक्स फाई पॉजिटिव। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आए हैं कि एक सरफेस है जिसमें आने वाला फ्लक्स आपका, सरफेस के अंदर आने वाला फ्लक्स फाई 1 है, सरफेस से जाने वाला फ्लक्स फाई 2 है।
तो सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा ये क्वेश्चन है। तो Q इज इक्वल्स टू φ2 माइनस φ1। क्यों? क्योंकि बाहर आने वाला फ्लक्स टेकन एज ए पॉजिटिव और इनवर्ड फ्लक्स आपका नेगेटिव होता है अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। रिवाइज आपका हो चुका है, हम एक बार फिर से ये लाइन को खास ध्यान से पढ़ ले और याद कर ले। द क्लोज सरफेस द आउटवर्ड फ्लक्स टेकन टू बी पॉजिटिव, जो बाहर आ रहा है उसे आप पॉजिटिव लोगे, एंड वाइल इनवर्ड फ्लक्स टेकन टू बी नेगेटिव, जो अंदर आ रहा है फ्लक्स उसे आप नेगेटिव लेंगे। उसके बाद फ्लक्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है गॉस लॉ, और आपको अच्छी तरह से पता होगा कि क्लोज सरफेस के अंदर फ्लक्स जो होता है फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। The total flux link with a closed Gaussian surface is 1 by epsilon times the total, the charge enclosed को खास ध्यान रखेंगे, the closed surface that is the phi is equals to sigma q by epsilon zero। यहां पर एक ध्यान रखने वाली बात आपको ये है कि ये आपकी गॉसियन सरफेस है, और मान लेते हैं कि ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3, और एक चार्ज ऑन द सरफेस है Q4। तो आप जो फ्लक्स लोगे फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। ध्यान रखिएगा सिग्मा क्यू चार्ज इंक्लोज्ड है, तो ऑन द सरफेस भी नहीं चलेगा। आपको चार्ज सिर्फ वही लेना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, जो ऑन है या आउट है उस चार्ज को आप नहीं लेते। अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा था उस फार्मूले में एक चीज आपको इंडिकेशंस रह गई, जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तब हम फार्मूला लेते हैं फाई इज इक्वल्स टू ई ए, एंड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब हम इंटीग्रेशन करते हैं फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, किसका इंटीग्रेशन? सरफेस का। तो वही फार्मूला यहां पर दो फार्मूले को इक्वेट कर हम गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पर जाएंगे। यहां पर दो फार्मूले को इक्वेट करेंगे और हम गॉसियन सरफेस के एप्लीकेशन पर जाएंगे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसियन लॉ, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस गॉस सरफेस से रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम से पूछे जाते हैं। हमारे पास पहला जो एप्लीकेशन है वो पहली एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड सिलेंडर। एक हमारे पास अति लॉन्ग, जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर एक वायर जैसा परफॉर्म करेगा। यहां पर हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, किसके डिस्कशन कर रहे हैं? सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर है तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी ना, उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। तो हमारे पास ये सॉलिड सिलेंडर डायग्राम में जैसे आपको दिया गया है, ये डायग्राम में सॉलिड सिलेंडर है। इसके हम 3 पॉइंट को डिस्कशन करेंगे, इनसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस। तो इनसाइड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? गॉस लॉ का यूज किसके लिए होता है? फ्लक्स के लिए नहीं होता है। गॉस लॉ का यूज आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि उसकी एक्सिस ऑफ सिलेंडर से आर डिस्टेंस पर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर से आर डिस्टेंस पर आपके पास में एक छोटा सा और सिलेंडर बन सकता है। तो इनर पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई इन इज इक्वल्स टू रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, where r is a distance from the axis of cylinder, where r is less than r, यानी r स्मॉल r is less than कैपिटल R, मतलब रेडियस ऑफ द सिलेंडर से वो अंदर का पॉइंट हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E in is equals to रो r upon 2 epsilon 0। इस पर से आप लिख सकते हो कि E in डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी अंदर के पार्ट में यदि आप ग्राफ बनाते हो तो वो ग्राफ आपका बनेगा, कहां तक बनेगा? सरफेस के ऊपर। ई ई ई आपका हो जाएगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, जिसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, isn't it? E proportional to R।
E प्रोपोर्शनल टू R अंदर की तरफ, ऑन द सरफेस के लिए आपका हो जाएगा E, ये रेडियस आपका, ये डिस्टेंस रेडियस जितना हो गया, यानी E ऑन द सरफेस रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यानी ये सिंगल पॉइंट आएगा और जिसकी वैल्यू मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो आप, E मैक्स। एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगी, तो आपका आंसर होगा ऑन द सरफेस। और E आउटसाइड आर ग्रेटर देन आर के लिए हम ये लिख रहे हैं, आर ग्रेटर देन आर मतलब पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर, तब ई आउट हो जाएगा आपका रो आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0 आर, इसमें स्क्वायर अपॉन आर डाल देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। अभी तो आपको क्विक रिवाइज करना है, और यहां पर ये सारी चीज कांस्टेंट है, तो ई आउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो टोटल इनर पॉइंट टू द सरफेस एंड सरफेस टू द आउटसाइड, ये ग्राफ आपको एग्जाम में आ सकता है। ऑन द सरफेस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। ये फार्मूले याद होने चाहिए, रो आर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0, रो आर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0, रो आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर। इनर साइड में E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, या इनवर्सली बोल रहे हैं तो सिर्फ R भी बोल सकते हैं। तो ये सॉलिड सिलेंडर के ग्राफ और उससे रिलेटेड फॉर्मूले आप याद रखेंगे। उसके बाद गॉस लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन आ रहा है, फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा एंड चार्ज्ड कंडक्टर स्फीयर, जो कि ये आपका होलो स्फीयर हो जाएगा। एक सॉलिड स्फीयर है, एक होलो स्फीयर है, दोनों के बीच में सिलेंडर, और ये लगभग लगभग दोनों के फार्मूले ग्राफ एक जैसे ही चलते हैं। इनर पार्ट यानी E लेस देन R, सेंटर से R स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E इन हो जाएगा, यहां पर मैनेज किया हुआ है Q इंटू स्मॉल r 4 पाई एप्सिलॉन 0 R क्यूब। ओके, हमें क्विक रिवीजन करना है, जिसके लिए हमें फार्मूला डिराइव नहीं करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो है ही है, Q इंटू आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अपॉन आर क्यूब मतलब रेडियस का क्यूब। यहां पर ये सारी चीज कांस्टेंट हो जाएगी, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जिसके लिए उसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा। और यहाँ पर मेंशन भी किया है, सेंटर से यहां तक का ग्राफ इस टाइप का जाएगा, जो सिलेंडर जैसा ही है। ऑन द सरफेस आपका फार्मूला हो जाएगा E ऑन द सरफेस k³/r²। ये ध्यान रखिएगा कि होलो स्फीयर हो के सॉलिड स्फीयर हो, उसके सरफेस पर फार्मूला यही होता है, ES इज इक्वल टू k³/r², जो कि मैक्सिमम वैल्यू को टेंड करता है। तो सरफेस पर जो वैल्यू है उसको E मैक्स भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आउटसाइड द स्फीयर, यानी यहां पर R इज ग्रेटर देन R, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रेडियस से बाहर है, यानी E आउट भी बोल सकते हैं, वो हो जाएगा k³/r², यानी E आउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², जिसका ग्राफ ऐसे बनेगा। मतलब सॉलिड स्फीयर के लिए जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, इनर पार्ट ऑन द सरफेस, ये सरफेस का पार्ट है, और ये आउटसाइड का ग्राफ है। और आपने ध्यान से देखा हो तो सॉलिड स्फीयर और सॉलिड सिलेंडर दोनों का ग्राफ लगभग लगभग नहीं, एग्जैक्टली सेम है। हाँ, वैल्यू दोनों की अलग अलग है। और याद होगा आपको, तो ऐसा ही ग्राफ हमने ग्रेविटी के लिए, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड विथ डिस्टेंस r के लिए भी ग्राफ हमें ऐसा ही मिला था। ये r इज इक्वल्स टू r ऑन सरफेस, ये सब अर्थ के इनर पार्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये आउटसाइड की, मतलब इस टाइप के 3 ग्राफ हमें इक्वल मिलते हैं। अब हमारा गॉसियन सरफेस का जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है होलो स्फीयर। और होलो स्फीयर के अंदर आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, पता होगा कि इनर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, यानी R लेस देन R के लिए E 0 होगा, या R लेस देन R यानी E इनर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, किसके लिए, होलो स्फीयर के लिए। वैसे होलो बोला नहीं जाता है, स्फीयर या सेल आ जाता है तो बाय डिफॉल्ट उसे होलो लिया जाता है। और आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है
बाय आर स्क्वायर, जिससे आप ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर कह सकते हो। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी 1 बाय आर स्क्वायर, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। यहां पर नहीं है, ये आपकी एक गॉसियन सरफेस दूसरी गॉसियन सरफेस जैसा आर होगा उस हिसाब से आपको ये आंसर मिलता जाएगा। सरफेस के 1/4, सरफेस के 1/9 इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। सरफेस पर आपको जो मिलती है वो मैक्सिमम मिलती है, ई मैक्स इज इक्वल्स टू के क्यूब बाय आर स्क्वायर। चलिए ये आपको पता है। उसके बाद गॉसियन लॉ का मैं जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है फील्ड ऑफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट लॉन्ग, खास ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट लॉन्ग सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसकी सिग्मा हो, उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड या इस साइड कितनी होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है। अब यदि इसका ग्राफ यहां पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन अब यदि हम ग्राफ बनाए डिस्टेंस r से तो उसकी स्ट्रेट लाइन आएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सीट से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड्स नहीं है, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ही रहती है, इसलिए उसका ग्राफ इतना आएगा। बहुत इजी ग्राफ है, जो पूछे जाने की संभावना कुछ कम है, लेकिन कुछ मिक्सअप करके वो क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यहां लिखी गई कि रिजल्ट इन द फील्ड ड्यू टू द सीट डिपेंड्स ऑन ओनली द टोटल चार्ज ऑन द सीट। सीट के ऊपर टोटल चार्ज कितना है उसके ऊपर डिपेंड्स है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके ऊपर डिपेंड्स नहीं है। इसमें एक चीज आप और ऐड कर देंगे, इट इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सीट से डिस्टेंस के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स नहीं है। उसके बाद हमारे पास में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लेंगे, यदि जिसकी सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी लिमड़ा है, उससे आर डिस्टेंस पर बनने वाली फील्ड कितनी हो जाएगी डियर, E इज इक्वल टू लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। यदि 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो E इज इक्वल टू ट्वाइस लेमड़ा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर होती है, जिसको आप बोल सकते हो ट्वाइस के लेमड़ा अपॉन आर। तो इसका जो एक और सब्स्टिट्यूशन फार्मूला हो जाएगा, ट्वाइस के लेमड़ा अपॉन आर हो सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो जो पॉइंट है उसमें वो आउटवर्ड रहेगी, और यदि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, यदि उसका ग्राफ बनाएंगे तो इस टाइप से बनेगा। यहां पर अब आपके सामने जो फील्ड आएगी वो थोड़ी सी आपको याद रखने वाली होगी। द फ्लक्स अक्रॉस द सम डेफिनेट सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस, जिसमें बहुत साल पहले गॉसियन क्यूब के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते थे, लेकिन पिछले कुछ 10-12 साल से इनके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं बना है, तो बनने के चांसेस बनते हैं। द चार्ज केप्ट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, आपने एक क्यूब लिया जिसके कॉर्नर पर द चार्ज केप्ट एट द कॉर्नर, किसी भी एक कॉर्नर पर आपने चार्ज रख दिया, तो क्यूब से रिलेटेड टोटल फ्लक्स, ध्यान रखिएगा किससे पूछा हुआ है, टोटल फ्लक्स क्यूब बाय एप्सिलॉन 0 होगा। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि फ्लक्स रिलेटेड विथ क्यूब, तो इसको सेंटर में करने के लिए आप अलग से बहुत सारे क्यूब बनाते हैं। ये 4 क्यूब आपने यहाँ सरफेस पे रखा तो चार्ज अभी सेंटर में तो हुआ, लेकिन अभी जो क्यूब बन रहे हैं उसके रूफ के ऊपर, छत के ऊपर पड़ा हुआ है। अभी इनसाइड बनाने के लिए हमें 4 क्यूब और बनाने पड़ेंगे, इस टाइप से 4 क्यूब और बनाने पड़ेंगे। टोटल आपको 8 क्यूब बनाने पड़ेंगे, जिसके कारण वो सेंटर में आएगा। तो किसी टोटल आपका है क्यूब बाय एप्सिलॉन 0, 8 क्यूब होने से किसी 8 क्यूब से रिलेटेड कितना हो जाएगा, 5 ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 5 टोटल बाय 8। 5 टोटल कितना है, क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन 0। और एक क्यूब की टोटल 4 सरफेस, 3 सरफेस फ्री है, ये सामने की, साइड की और नीचे की 3 सरफेस फ्री है, और टोटल आपने 8 क्यूब लिए हैं, तो टोटल सरफेस फ्री सरफेस हो जाएगी 24। तो फ्लक्स रिलेटेड विथ वन फेस क्यूब बाय 24 एप्सिलॉन 0। और दूसरा चार्ज कैप्ट एट द
सेंटर ऑफ फेस, यानी आपने इस टाइप का क्यूब लिया, आपके घर की जो दीवार है, आपके रूम की जो दीवार है, उस दीवार के सेंटर में चार्ज रखा है, तो इस चार्ज को सेंटर में करने के लिए आपको एक और हाइपोथेटिकल क्यूब बनाना पड़ेगा, जिससे टोटल क्यूब हो गए 2। तो टोटल आपका हो जाएगा क्यूब बाय एप्सिलॉन 0। तो क्यूब से रिलेटेड हो जाएगा, 2 क्यूब है तो किसी एक क्यूब से रिलेटेड 5 टोटल बाय 2 इज इक्वल्स टू क्यूब बाय 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर किसी फेस से रिलेटेड फेस थे तो टोटल एक की 5 फेस फ्री हो गई, दूसरे के टोटल क्यूब आपके पास 2 है, तो एक फेस से रिलेटेड फ्लक्स जो यहाँ पर मैनेज नहीं किया गया वो क्यूब बाय 10 एप्सिलॉन 0 होगा। क्विक रिवीजन में हमारा लास्ट जो है वो हेमिस्फेरिकल बॉडी, द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द सर्कुलर फेस, यानी आपने हेमिस्फीयर इस टाइप का रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से अंदर की तरफ आ रही है और कर्व सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर निकल रही है। तो ये जो फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स फॉर द सर्कुलर, सर्कुलर इज इक्वल्स टू माइनस कर्व, क्योंकि बाहर जाता हुआ अंदर आता हुआ आपको बताया गया था कि अंदर आता हुआ नेगेटिव, बाहर जाता हुआ पॉजिटिव। इस हिसाब से फाई ऑफ सर्कुलर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कर्व, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का पाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, हमने मॉड्यूलस ले लिया, माइनस साइन छोड़ दिया, यानी सर्कुलर पाथ से रिलेटेड फ्लक्स, हेमिस्फीयर के सर्कुलर पाथ से रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। और यदि नॉन यूनिफॉर्म में है तो इसके साथ 2 का आप इंटू करके आंसर याद रख सकते हैं। किसके साथ? सर्कुलर के साथ। कर्व सरफेस, ये सर्कुलर है और ये कर्व है, जो कर्व है वही सर्कुलर है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर ई। हमारे पास में गॉस लॉ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, जिससे रिलेटेड हमने सारी इंफॉर्मेशन आपको दी। दोस्तों, आपको सारे चैप्टरों के इस प्रकार के क्विक रिवीजन मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए। सीएम फिजिक्स और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर लीजिए। ब्रेन मैप की पूरी सीरीज देखने के लिए जय हिंद दोस्तों।